हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा है तो उस रिस्क को कैसे आप कम कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को शुरू किया है, मुझे अच्छा लगा जान के। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो थोड़ा सा डर रहता है और उस रिस्क को, उस डर को कैसे कम करेंगे इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम एनपीएस ओपीएस पे तो बात करते ही हैं और साथ ही इन्वेस्टमेंट के ढेर सारे विकल्पों पर बात करते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचा सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर ELSS के बारे में। ELSS को मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि एक टैक्स सेविंग स्कीम है, तो जिसे हम बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। सेविंग है मतलब बचत भी है, और इक्विटी अर्थात स्टॉक शेयर मार्केट से जुड़ा भी है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का फ़ायदा मिलता है। जब मार्केट गिरती है तो हमारे पैसे कम भी होते हैं और उसी समय लोग बाइंग करते हैं और बाइंग करके अपनी यूनिट को बढ़ाते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड में कैसे हमें पैसे मिलते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पर 1000 रुपया दिया म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी जो भी टोटल वैल्यू है उसका कुछ रेट तय होता है। मान लीजिए उसने तय किया 10 रुपया, उसकी उस प्लान में उसकी नेट एसेट वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू है, जितना भी एसेट उस समय था उसकी वैल्यू थी 10 रुपये। मार्केट का उतार चढ़ाव आता है तो यही 10 रुपये क्या होता है, 12 कभी जाता है, कभी 13 जाता है, कभी 8 भी आता है, और इस तरह से ऊपर नीचे। तो क्या होता है कि हम अपने रिस्क को कम करने के लिए एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने आज 10 के रेट में यहाँ पर 10 की NAV पर ख़रीदारी की थी, मार्केट धीरे धीरे अप हुआ तो हमारी खरीदी हुई चीज़ का रेट बढ़ता गया। लेकिन अगर हम अब खरीदने जा रहे हैं तो चीज़ों को हम थोड़ा महंगे में खरीद रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, कोई भी सिचुएशन, जैसे कोविड की सिचुएशन थी, और आप जब बैंकों में मंदी आती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होते हैं, इनके रेट कम होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब ये रेट कम होते हैं तो यहाँ पर भी बाइंग करनी होती है, हमें और पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, अर्थात कम रेट पर चीज़ों को खरीद कर हमें करना होता है एवरेजिंग। एवरेजिंग में क्या फ़ायदा होता है कि जो रेट हमारे कभी भागकर ऊपर पहुंच गए थे अब वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए 4 एग्जाम्पल आपने देखा, इनका एवरेजिंग 9 रुपये आ जाए और एक साल बाद अगर ये फिर से स्किप कर जाए, क्योंकि मार्केट कभी भी एक जैसी स्थिति में नहीं रहता, वो रिकवर करता है अपने आप को, तो यहाँ 9 से अगर ये 12 आ जाएगा तो आपका डिफरेंस देखिए 3 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस हम कर पा रहे हैं ये इसलिए पाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एवरेजिंग करते हैं, औसत में चीज़ों को लाते हैं, मूल्य को। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि आलू का बोरा रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में। अब वहाँ पे जितने बोरे रखे जाते हैं उसका एक रेट होता है। मान लीजिए कुछ लोग 300 रुपये बोरे के भाव में रखें, अब 100 बोरा रख दिया गया 300 के भाव में, फिर 100 बोरे रख दिए गए 400 के भाव में, कुछ बोरे जब मार्केट डाउन हुआ 280 250 के भाव, तो एक औसत आ गया कि सारे जो आलू रखे गए 500 बोरे वो 350 के भाव में। अब अगर मार्केट यहाँ 100 रुपये भी 50 रुपये भी चढ़ती है, जबकि 400 के भाव में भी कुछ बोरे रखे गए, तो तुरंत इनको 50 रुपये बोरे प्रॉफिट होने लगता है। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हमारे काम करती है, क्योंकि आलू का बोरा रखा है कोल्ड स्टोरेज में, लेकिन मार्केटिंग के लिए, प्रॉफिट के लिए, और हम मार्केट में आते हैं प्रॉफिट के लिए। अब इसको एवरेजिंग को हम करेंगे कैसे। हमारे पास निवेश के 2 तरीके हैं। एक है लमसम, जिसको हम कह सकते हैं कि एक साथ कर दिया, जैसे हम FD में करते हैं निवेश। दूसरा तरीका हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे हम RD करते हैं, महीने की किस्त जा रही है। तो SIP जब हम करते हैं तो इसमें हमें कभी मार्केट को देखना नहीं पड़ता है, मार्केट गिर रहा है चल रहा है, एक निश्चित समय पर, तारीख पर पैसा हमारा मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। चाहे मार्केट उस समय गिरा हो तो चीज़ें हमें सस्ती मिल जाती हैं,
मार्केट चढ़ाव तो हमें चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन वो एक एवरेजिंग होता है। लमसम में क्या होता है कि अगर आप मार्केट को टाइम नहीं कर पाते, आप नहीं जानते कि मार्केट इस समय गिरा है कि चढ़ा है, तो आप कभी भी पैसा डाल देंगे तो हो सकता है कि आप उस समय पर खरीद रहे चीज़ों को जब चीज़ें महंगी हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, इसीलिए आपको एक्सपर्ट की, सलाहकार की ज़रूरत होती है जो मार्केट को रेगुलर वॉच करते हो, जो इन चीज़ों को देखते हो कि मार्केट कब गिरा है, कब चढ़ रहा है, पैसा निवेश करने का सही समय है कि नहीं है, वो आपको सलाह दें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर अपनी डिटेल डालकर मुझसे जुड़ सकते हैं और आप मेरे माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए और उनसे जुड़े रहिए। जब भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो तो उनसे बात करके ही पैसे को निवेश करें। आपके पास एक वित्तीय सलाहकार होना चाहिए, या आप खुद मार्केट की नॉलेज रखते हो, मार्केट को रीड करते हो। आज मार्केट की जानकारी रखना मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, रोज़ की अपडेट देते रहते हैं, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं अपने रिस्क को। तो आप SIP के माध्यम से रिस्क को कम कर सकते हैं। दोस्तों, जब टैक्स सेविंग की बात आती है फरवरी या मार्च के महीने में, जहां या कहीं पर जनवरी में भी होते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अचानक में पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब अचानक में सारे पैसे मार्केट में जाते हैं तो बहुत बार मार्केट इतने पैसे पाने के बाद डाउन होता है। मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि जनवरी फरवरी में मार्केट में हमेशा डाउनफॉल आता है। तो हमें इस तरीके से चलना चाहिए, सिस्टमेटिक। और ख़ासकर जब आप निवेश करके फ्री होते हैं कि चलो मैंने टैक्स सेविंग के लिए निवेश कर लिया, उसके बाद मार्केट गिरता है तो समझ में आता है यार गिरी मार्केट में हमने डाला होता पैसा तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत लोग तो इन चीज़ों को रीड ही नहीं करते, वो तो बस निवेश करना चाहते हैं। मैंने देखा है 1.5 लाख रुपए लोग FD में, सुकन्या में, PPF में, इन चीज़ों में निवेश करते हैं। और नई कर व्यवस्था जब एक्टिव हो जाएगी, जब पुरानी कर व्यवस्था उतनी आकर्षक नहीं रह जाएगी, तब आप उन सेविंग स्कीम का क्या करेंगे। ELSS में आप अपनी इस अमाउंट को 3 साल बाद विड्रॉल करके फिर से किसी और प्लान में मूव कर सकते हैं। फिलहाल रिस्क को कम करना है, SIP में चलना है, और SIP आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से बना सकते हैं, या आप न्यूनतम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, 500, 1000 से भी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं इस चैनल पर आपके लिए यूजफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपकी शेयरिंग से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता हूं, तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।